स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, देखिए हाल ही के दिनों में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हमें बता रहे हैं कि ये स्पीशीज़ अब वापस आने वाला है, फलाना स्पीशीज़ अब डी एक्सटिंक्ट होने वाला है। इस डिस्कशन में दोस्तों हम नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले डी एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और बीते वर्षों में कौन सारे स्पीशीज़ को अब डी एक्सटिंक्ट करने के लिए ह्यूमैनिटी एफर्ट ले रहा है। मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा। स्टडी IQ की तरफ से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूँ, साथ में जनरल स्टडीज़ के ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। चलिए सबसे पहले दोस्तों नज़र डालते हैं डी एक्सटिंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर। आप अगर अपनी किताबों में देखेंगे तो डी एक्सटिंक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनिज्म दैट लुक्स सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म दैट वेंट एक्सटिंक्ट। यानी कि आज के टाइम पे हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप करें आर्टिफिशियल मेथड से ताकि वो सिमिलर दिखता हो एज कंपेयर टू जो हमारा पहले एक्सटिंक्ट हुआ था। पर जैसे हम देख रहे हैं कि अब इस डी एक्सटिंक्शन के डेफिनेशन में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन है डी एक्सटिंक्शन का, ये क्या है? इट टेल्स अस इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दीजिए, फर्स्टली दैट बोथ रिजेंबल्स यानी कि दिखने में सेम होना चाहिए, दूसरा जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए यानी कि जेनोटाइप और फेनोटाइप सेम होने चाहिए। साथ में जो नया स्पीशीज या नया ऑर्गेनिज्म हम डेवलप करेंगे उसमें हमें नेचुरल रेजिस्टेंस आज के क्लाइमेटिक कंडीशंस, आज के रियलिटी के मुताबिक डेवलप करना है, उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए। साथ में इन्हांसिंग इट्स अडेप्टेबिलिटी ताकि ये कंटेम्परेरी इन्वायरमेंट में जी सके, थ्राइव कर सके, इसका पॉपुलेशन बढ़ सके। तो ध्यान दीजिएगा, डी एक्सटिंक्शन के टॉपिक में हमें रेजिलियंस यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितना सक्षम है ताकि वो लॉसेस को सह के आगे बढ़ सके, रेजिलियंस होना चाहिए, और इन्हांसमेंट यानी कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब हमने ये डेफिनेशन समझ लिया, अब देखते हैं कि बीते वर्षों में या हाल फिलहाल में कौन सारे स्पीशीज को डी एक्सटिंक्ट करने के लिए ह्यूमैनिटी एफर्ट ले रहा है। उसमें सबसे पहला जो आता है, अगर इसकी फोटो देखें, आई एम श्योर आप सब रियलाइज कर गए होंगे, दिस इज द वुली मैमथ, जिसे आज के टाइम पे हम अपने हाथियों का फोर फादर समझते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। इसको अब डी एक्सटिंक्ट करने के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज अ जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक। जेनेटिक जो एक हेलिकल सीक्वेंस में होता है आपका जीन, वहां से आप पर्टिकुलर ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको यूज करोगे ताकि आप आपका मैमथ को, वुली मैमथ को आप डेवलप कर सके। तो यहाँ पे क्रिस्पर टेक्निक का यूज हो रहा है और इसमें हम इम्प्लांट करेंगे या जो यूज करेंगे हमारा सरोगेट स्पीशीज, वो होगा एशियन एलिफेंट। सो ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, क्रिस्पर टेक्निक का यूज हो रहा है, दूसरा हमारा सरोगेट स्पीशीज होगा इंडियन या एशियन एलिफेंट। अच्छा, इसमें देखें, मैमथ इज एनी मेंबर ऑफ एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स फाउंड एज फॉसिल्स इन द प्लेस्टोसीन डिपॉजिट्स। अब प्लेस्टोसीन क्या होता है? ऐसा समझिए, अर्थ के हिस्ट्री में ये काफी टाइम से 4.6 बिलियन ईयर्स का एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, जिसको हमने काफी जोन्स में, काफी ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो प्लीस्टोसीन पीरियड क्या है? इट बिगैन 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस दौरान वुली मैमथ एक्सटिंक्ट हो गया था। अच्छा, हम देखें कि इट वाज प्रेजेंट ओवर एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, यानी कि इन दो कॉन्टिनेंट्स में हमारा वुली मैमथ नहीं मिलता था। आज अगर हम देखें प्लीस्टोसीन इपॉक के बाद हम लोग किस इपॉक में रहते हैं, वो जो टाइम पीरियड है अर्थ के हिस्ट्री में, तो हम देखेंगे हम रहते हैं होलोसीन इपॉक में, विच बिगैन 11,700 ईयर्स अगो आफ्टर द लास्ट ग्लेशिएशन, और उसके बाद वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ये कुछ स्मॉल डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वुली मैमथ के एक्सटिंक्शन से रिलेटेड। अब सवाल उठता है कि ये जो हम डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस या जो एक अटेम्प्ट ले रहे हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों? सबसे पहला आप देखेंगे, डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, क्योंकि अब ये नया स्पीशीज, नया ऑर्गेनिज्म आएगा, आज के टाइम पे इसको हम जहां रिलीज करेंगे वहां पे उसका इंपैक्ट क्या होगा?
क्योंकि आपको पता होगा एनवायरनमेंट के क्लासेस में, P2I के क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि एक एनवायरनमेंट बहुत ही डेलिकेट बैलेंस के साथ चलता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट रोल होता है जिसे हम नीश कहते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म का नीश क्या होगा, कैसे डेवलप करेगा, ये देखने की बात है। सिमिलरली आप देखेंगे इसके मोरल कंसर्न्स। अब इस सारे एफर्ट के पीछे काफी पैसा खर्चा होगा, तो सवाल उठता है कि ये जो पैसा आप वुली मैमथ के डी एक्सटिंक्शन के पीछे लगा रहे हैं, इज इट नॉट बेटर कि उस पैसा को हम उस स्पीशीज के लिए लगाएं जो अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि बस एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक मोरल कंसर्न है इसके डी एक्सटिंक्शन के साथ। सिमिलरली तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि विल इट बी गारंटीड, जो हम सारे एफर्ट ले रहे हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, क्या 100% प्रोबेबिलिटी है कि वुली मैमथ निकलेगा? उस पे भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड है, विच टेल्स मी कि दैट देयर इज नो गारंटी दैट द इंजीनियर्ड मैमथ विल अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ एंशिएंट मैमथ्स। देखिए, कोई भी एनिमल, कोई भी प्रजाति सिर्फ जेनोटाइप और फेनोटाइप से डिटरमिन नहीं होता। जेनोटाइप यानी कि जेनेटिक सीक्वेंस, फेनोटाइप यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियर भी मैटर करता है। तो इस मैमथ को, जिसको एक्सटिंक्ट हुए काफी साल हो गए हैं, अब क्या वो अपना बिहेवियर पकड़ पाएगा, समझ पाएगा, सीख पाएगा? ये भी एक क्रिटिसिज्म है विथ एनी डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस, स्पेशली फॉर वुली मैमथ। तो चलिए, अगर आप वुली मैमथ के डी एक्सटिंक्शन को समझ पाए दोस्तों, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स हम सब के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, मैंने काफी दफा आप लोगों को बताया हुआ है। सो प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ा जाए वुली मैमथ के बाद, और अब देखते हैं द टास्मेनियन टाइगर। जी हाँ, ये है टास्मेनियन टाइगर। नाम तो है टाइगर, पर दिखता है डॉग जैसा, और ये एक्सटिंक्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। ऑब्वियसली टास्मेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में। तो टास्मेनियन टाइगर के बारे में समझते हैं पहले। तो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल जो हम निकाल रहे हैं डी एक्सटिंक्शन के लिए, वो म्यूजियम स्पेसिमेन से आ रहा है, उसे एनालाइज किया जा रहा है। और हम कौन से प्रोसेसेस का उपयोग करेंगे? या तो क्लोनिंग का उपयोग करेंगे या फिर जीन एडिटिंग का उपयोग करेंगे। क्लोनिंग में क्या होता है, एग्जैक्ट स्पीशीज को आप रेप्लिकेट करते हो। जीन एडिटिंग में ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेट्स यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी आंखें काली हैं, नीली हैं, ब्राउन हैं, ये सारी ट्रेट्स हैं। तो उन ट्रेट्स को हम आइडेंटिफाई करके जेनेटिक सीक्वेंसिंग और एडिटिंग के थ्रू क्या हम टास्मेनियन टाइगर को बना सकते हैं? दैट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड। अच्छा, और डिटेल्स इसके बारे में हम देखें तो टास्मेनियन टाइगर को हम थाइलासाइन भी कहते हैं, विच बेसिकली मीन्स अ डॉग हेडेड पाउच्ड डॉग। पाउच्ड डॉग का अर्थ क्या हुआ? जैसे कंगारूज के, उनको मार्सुपियल्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे टास्मेनियन टाइगर को भी हम मार्सुपियल की श्रेणी में काउंट करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि टास्मेनियन टाइगर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस है ये, और ये एक मार्सुपियल है, यानी कि इसके पास एक पाउच होगा। अब आप देखेंगे कि इट डिसअपियर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओवर 2000 ईयर्स अगो। और रीजंस क्या थे? ओवर हंटिंग के चलते, डिजीज के चलते, या कंपटीशन फ्रॉम अदर एनिमल्स के चलते, और जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलिया में इसको रीइंट्रोडक्शन, इसके डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को लेके काफी एफर्ट लिया जा रहा है। कंसर्न्स सेम है। जैसा कि मैंने कहा, डी एक्सटिंक्शन के साथ जो कंसर्न्स है, वो चाहे कोई भी एनिमल हो, वो वैलिड रहेंगे। सेम चीज कि आज के टाइम हम टास्मेनियन टाइगर को अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रिलीज करते हैं, तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका नीश वो कैसे डिफाइन करेगा, उसका फंक्शनल रोल इन द इकोसिस्टम कैसे बनेगा। सिमिलरली मॉरल आर्ग्यूमेंट, ये जो इतना पैसा आप इसके पीछे लगा रहे हैं, बेटर नहीं है कि क्या हम वो पैसा किसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए लगा दें? और थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की गारंटी तो इन सारों प्रोसेसेस में किसी में भी नहीं होती है। सो दैट वाज माय फ्रेंड्स द टास्मेनियन टाइगर। ध्यान रखिएगा, टाइगर नाम है पर दिखता कुत्ता जैसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ देखें। आप सब इसको पहचान पाएंगे, द डोडो। डोडो जो कि मॉरिशस के आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गया था 17th सेंचुरी में। अब डोडो का जो एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक आइलैंड में रहता था जहां पे इसका कोई प्रेडेटर नहीं था। अब क्योंकि प्रेडेटर नहीं था, तो जानते हैं क्या होता है, आपका नेचर एवोल्यूशन के प्रक्रिया में आपको वो हर चीज देगा जो आपको जरूरत है सरवाइव करने के लिए। तो ये डोडो जो काफी सालों तक एक आइलैंड पे रह रहा था जहां पे उसको कोई मारने वाला नहीं था, तो इसीलिए उसके नेचर या एवोल्यूशन के प्रक्रिया में उसके विंग्स क्रिएट ही नहीं हुए, वो उड़ने का क्षमता उसके पास आया ही नहीं।
17वीं सेंचुरी में डच सेलर्स पहुंचे मॉरिशस। अब ये डोडो जिसको उड़ना नहीं आता था, प्लस इसको फियर नहीं पता था, डर क्या होता है ये नहीं पता था, तो ये डोडो खुद चल के जाए उन डच सेलर्स के सामने, और इसीलिए ओवर हंटिंग के चलते इसका पॉपुलेशन गिरा। साथ में जो डच सेलर्स आए थे वो अपने साथ डॉग्स लेके आए थे, बाकी कैटल वगैरह लेके आए थे, तो उनके साथ भी इस डोडो को कंपटीशन करना पड़ा। जो डॉग्स थे वो भी इसका हंटिंग करते थे, तो काफी सारे रीजंस के चलते डोडो का पॉपुलेशन घट गया। अब आज के टाइम पे कुछ डिटेल्स पे अगर हम नजर डालें दोस्तों, सो द डोडो डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस इज टू ब्रिंग द डोडो बैक टू लाइफ एंड रीइंट्रोड्यूस इट इन मॉरिशस, जहां पे इसका इनिशियल हैबिटेट था यानी कि फिजिकल लोकेशन, वहां पे इसे वापस से रीइंट्रोड्यूस करना है। अब इसके बारे में और देखें, यहां पे हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यूज करेंगे अंडमान पिजन का या निकोबार पिजन का, जिसे हम कहते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म या ओवरी के प्रिकर्सर्स, यानी कि आप सोचिए कि स्पर्म या ओवरी बनने से पहले पीजीसी बनता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनता है, और उसके नियरेस्ट रिलेटिव को, डोडो का जो नियरेस्ट रिलेटिव है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलता है, जिसका नाम है निकोबार पिजन। तो पीजीसी को हम यूज करेंगे निकोबार पिजन का, और उसके बाद डोडो को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस पे भी वैश्विक स्तर पे एफर्ट्स चल रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कंसर्न्स इसके क्या है? वही सेम कि आज के टाइम पे आप डोडो को फिर से मॉरिशस में डालते हैं, क्या गारंटी है कि वो फिर से एक्सटिंक्ट नहीं होगा? क्या गारंटी है कि आज का जो डोडो आप मॉरिशस में इंट्रोड्यूस करेंगे उसका बिहेवियर पहले वाले डोडो जैसा होगा? क्या गारंटी है कि आज वाला डोडो फिर से एक्सटिंक्ट ना होगा ड्यू टू द एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स दैट इट विल फेस? विच इज वाई फ्रेंड्स, वंस अगेन द क्रिटिसिज्म इज कि क्या इनके पीछे जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इज इट नॉट बेटर कि हम किसी और स्पीशीज पे लगाएं? पर ये सिर्फ क्रिटिसिज्म है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं। अगर हम ये सारा कुछ करने में सक्षम होते हैं तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में शायद और एनिमल्स के डी एक्सटिंक्शन के लिए एफर्ट्स लिया जाए। चलिए डोडो के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वागा के बारे में। क्वागा जानते हैं दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। इसे ज़ीब्रा का बड़ा ही क्लोज रिलेटिव माना जाता है, और आप देखेंगे क्वागा ऑल्सो वेंट एक्सटिंक्ट इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका। अब थोड़ा डिटेल्स देखिए। साउथ अफ्रीका में सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जो पहला सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद जो हमारा फोल यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ उसका नाम है हेनरी, और इस पूरे मिशन के साथ क्वागा विच इज अ ज़ीब्रा लाइक एनिमल, तो इस पूरे डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट के साथ अगर एक मुख्य नाम जुड़ा है तो वो है राइनोल्ड राव का, विच हु इज अ जर्मन नेचुरल हिस्टोरियन, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका में चालू किया था। क्वागा के अगर हम डी एक्सटिंक्शन के रीजंस के बारे में बात करें तो वो बाकी सारे स्पीशीज के रीजंस के जैसा ही है। सेम चीज वही ओवर हंटिंग हुआ है उसका, सेम चीज वही उसका हैबिटेट लॉस और हैबिटेट डिग्रेडेशन हुआ है, जिसके चलते क्वागा को भी लाने की कोशिश अब साउथ अफ्रीका में की जा रही है। ध्यान रखिएगा, टास्मेनियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया में था, क्वागा साउथ अफ्रीका में है, डोडो मॉरिशस में है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ा जाए और अब देखते हैं अगला स्पीशीज जिसको लेके ह्यूमैनिटी डी एक्सटिंक्शन के एफर्ट्स ले रहा है, और वो है हमारा पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन जो एक टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ओके, इट वाज वेरी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ अमेरिका, पर आप देखेंगे दैट दे प्रोवाइडेड अ सप्लाई ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये खाने के साथ एसोसिएटेड थे, इनको खाया जाता था। सेम रीजंस एक्सटिंक्ट क्यों हुए? आपने ओवर हंटिंग की, आपने इसका हैबिटेट खराब कर दिया, जिसके चलते इसका पॉपुलेशन में गिरावट हुआ, जिसके चलते पैसेंजर पिजन्स खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, राइट। तो आप देखेंगे कि अब किसी भी डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए चाहिए, और साथ में एक क्लोज लिविंग एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि डोडो के लिए हम लोग निकोबार पिजन यूज कर रहे हैं, क्वागा के लिए ज़ीब्रा का यूज कर रहे हैं, तो अब पैसेंजर पिजन के लिए हम कौन सा स्पीशीज को यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द बैंड टेल्ड पिजन, जो यूज होता है, जो पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। अब मैं ये सारे स्पीशीज आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो स्पीशीज को लेके काफी सारे सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगर हम स्पेशली 2022, 23, 24 के पेपर्स को एनालाइज करें। विच इज वाई दीज टॉपिक्स, दीज स्पीशीज मस्ट बी थरली अंडरस्टूड। एटलीस्ट उनका एरिया के बारे में पता करिए, उनके साथ एसोसिएटेड जो स्पीशीज है जिनके वजह से उनको वापस लाने की बात हो रही है
उसके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आखिरी स्पीशीज की तरफ चलते हैं, विच इज द पायरेनियन आइबेक्स। गोट फैमिली का ये पायरेनियन आइबेक्स, ये नॉर्मली स्पेन में इट वॉज लास्ट फाउंड। ओके, द लास्ट पायरेनियन आइबेक्स का नाम था सीलिया, जो साल 2000 में पाया गया था। ओके, अब आप देखें, प्रेशर्स फ्रॉम हंटिंग एंड कंपटीशन विद डोमेस्टिक कैटल के चलते पायरेनियन आइबेक्स का पॉपुलेशन हो गया खत्म। राइट, थोड़ा और देखते हैं, ओवर हंटिंग के चलते ये फिनिश हुआ था। अब 2003 में टिश्यू सैंपल लगा के हमने क्लोनिंग किया, जो सीलिया था उसी का हमने क्लोनिंग किया, और आप देखते हैं कि अब इसको एक्सटिंक्शन कर से निकालने के लिए एफर्ट्स लिए गए। अब आप देखते हैं जो बेबी आइबेक्स बना था वो 7 दिन तक जीवित रहा, फिर कोई लंग इश्यूज थे उसके बाद वो फिर डेथ हो गया, मर गया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि पायरेनियन आइबेक्स एक अकेला स्पीशीज है जो 2 बार एक्सटिंक्ट हुआ है। पहला बार जब सीलिया मरी, और दूसरा बार जब सीलिया का रिप्रोडक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आया, जो 7 महीनों बाद, इनफैक्ट 7 मिनट्स बाद ये मर गया। दैट इज ऑल्सो द सेकेंड टाइम दैट द पायरेनियन आइबेक्स वेंट एक्सटिंक्ट। समझे फ्रेंड्स? सो दिस वॉज द एंटायर डिस्कशन ऑन द राइज ऑफ द डेड, 2 स्पीशीज जो ह्यूमैनिटी अब डी एक्सटिंक्शन करके वापस लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ आपके लिए अपलोडेड रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। इस डिस्कशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वैल्यू एडेड मटेरियल, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारा कुछ आपके लिए अपलोडेड रहेगा। आप बस स्कैन करें या फिर आप सर्च करेंगे भुवन स्टडी IQ के नाम से तो आपको मिल जाएगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दोस्तों। इस तरह के और सारे डिस्कशंस के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्लीज डू कंसिडर रीचिंग आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। सर्च करेंगे भुवन स्टडी IQ के नाम से। ओके, जाने से पहले बतला दूं कि बीते 22 नवंबर को लास्ट बैच ऑफ ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स 2025, जी हां, आखिरी बैच वो अब बस शुरू ही हुआ है, जिसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है बाय अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक। तो अगर आप उन कैंडिडेट्स में हैं जो अभी तक 2025 का ऑप्शनल प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं, या आपने कोई और ऑप्शनल लेके पढ़ाई की पर आप उतने कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, माय एडवाइस इज जरूर ज्योग्राफी ऑप्शनल को कंसिडर करिए। ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत ही लॉजिकल है, इसमें रटने रटाने का स्कोप है कम, और मैक्सिमम ओवरलैप है आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ। तो आप कैसे साइन अप कर सकते हैं मैं आपको जल्दी से बतला दूं दोस्तों। सबसे पहले आप जाएंगे studiiq.com, ये रहा हमारा होम पेज। यहां पे आप देखिए यूपीएससी ऑप्शनल लाइव का एक लिंक दिया हुआ है, प्लीज क्लिक करिए इस पे। अब आप देखेंगे कि ये जो पेज खुला है ये हमारा कोर्स कैटलॉग है डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। इसी में थोड़ा सा आगे आपको दिखेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्लिक कीजिए इस पे। अब आप देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो है करीब 18,750 रुपए। चलिए मैं आपको ऐसा एक डिस्काउंट कोड बताता हूं, जब वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या है वो डिस्काउंट कोड? आप जाएंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऑफर्स अवेलेबल पे कूपन कोड में यहां पे आपको लिखना है BALIVE, BA लाइव आप लिखेंगे और क्लिक करेंगे अप्लाई के ऊपर, और वोला दोस्तों अब आप देखेंगे कि अब आपके लिए कॉस्ट प्राइस घट के हो गया है मात्र 14,999 रुपए। ध्यान रखिएगा आपको अप्लाई करना है कोड BALIVE। जैसा कि मैंने बताया पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा आपका अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक तक, और जब आप BA लाइव लगा के अप्लाई करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, तो 2 चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। पहला NCERTs, और दूसरा आपको टेस्ट सीरीज ऑप्शनल का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। राइट फ्रेंड्स, चलिए एक और चीज जल्दी से मैं बतला दूं। काफी सारे स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर डाउट होता है कि जब हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देंगे तो हमारा CV खाली जाएगा, उसमें हम CV में कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम इस टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे थे। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ UPSC डुअल एज प्रोग्राम लेके आया है, जहां पे आप एक डिग्री के साथ साथ UPSC की पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप 3 ईयर का कोर्स लेंगे हमारे साथ, जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट प्लस जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन का, उसका डिग्री भी, उसकी भी पढ़ाई करेंगे आप। ठीक है, मंगलयातन यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री दी जाएगी। सिमिलरली अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं, यानी कि आप UPSC की पढ़ाई तो करेंगे ही,
पर साइड बाय साइड एक डिग्री भी लेंगे, एक वैल्यू एडेड मटेरियल भी लेंगे, ताकि आप अपने सीवी पे, अपने रेज्यूमे पे आप जस्टिफाई कर सकें। तो इसका डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल पे दिया है। इन सब कोर्सेज के साइन अप के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू हैव टू यूज द कोड BALIVE। इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। अगर आप सोचिए कि आप यूपीएससी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में डिग्री भी ले रहे हैं, यानी कि आपका जो सीवी पे जो खाली जाता है वो टाइम जो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है या आप शायद नहीं कर पाते, उस प्रॉब्लम से भी अब आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। तो जरूर जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंड आई विल फर्दर गाइड यू कि कैसे आप इन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं। जाने से पहले याद दिला दूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का आखिरी बैच फॉर 2025 स्टूडेंट्स बस 22 नवंबर को शुरू हुआ है और इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल एंड तक। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड BALIVE। आई होप मेनी ऑफ यू मेक यूज ऑफ दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज डू कंसिडर लीविंग ए लाइक एंड अ कमेंट। बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।